हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिंपली ट्यूटर क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस करना, जिसमें हमने 3 साल के क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस कर लिए थे। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमने यूनिट वाइज तैयार किए हुए हैं। एक बार मैं फटाफट हर यूनिट के बारे में आपको बताती जाऊँगी कि क्या क्या आया हुआ है। जैसा कि हम अपना सीधा क्वेश्चन की साइड पढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, डिफरेंशिएट बिटवीन द फंक्शंस ऑफ अ ट्रेडिशनल फाइनेंस मैनेजर एंड अ मॉडर्न फाइनेंस मैनेजर। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपने अप्रोचेस कवर करनी है। ट्रेडिशनल मैनेजमेंट क्या होती थी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड मॉडर्न फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसका डिफरेंस। ये आपको वीडियो भी मिल जाएगी चैनल पर। उसके बाद पूछा हुआ है, हाउ डज फाइनेंशियल मैनेजमेंट कॉन्ट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कैसे कंट्रीब्यूट करती है। तो यहाँ पर आपने बताना है रोल या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच बतानी है और उसके बाद आपने बताना है इंपॉर्टेंस। सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया, डिस्कस द मेजर डिसीजंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हाउ डू दीज डिसीजंस हेल्प इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वही मेजर डिसीजन 3 डिसीजंस होते हैं, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन। तो ये डिसीजंस इसके अंदर बताने हैं और उसके बाद आपने वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, डिस्कस द इवोल्यूशन एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इवोल्यूशन के अंदर पहले आप अप्रोचेस ज़रूर बता दीजिएगा, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न, उसके बाद आप स्कोप बताइएगा। उसके बाद आपसे पूछा गया है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। यहाँ पर डिसीजंस आ गए हैं और उसके बाद ये पूछा गया है कि हाउ दे इन्वॉल्व रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। तो यहाँ पर आपने वही बताना है कि जितनी ज़्यादा रिस्क होगी उतना ज़्यादा रिटर्न होगा। तो यहाँ रिस्क रिटर्न के बारे में आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी। उसके बाद जो पूछा गया है, हाउ इज़ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन सुपीरियर टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये मैंने आपको बार बार बोला कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से कवर अप कर लेना। नेक्स्ट पूछा गया, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, व्हाट रोल वुड द फाइनेंस मैनेजर प्ले इन अ मॉडर्न एंटरप्राइजेस। बस रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर आ जाएगा और उसके से पहले स्कोप पूछा गया है। तो कुछ नया क्वेश्चन नहीं है, रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद वेल्थ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा हुआ है वो स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा गया है, जिसमें बोला गया वेल्थ मैक्सिमाइजेशन रिलेट्स टू द मैक्सिमाइजेशन वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ अ फर्म। कमेंट देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर कंपनी की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होती है तो उससे कंपनी का मार्केट प्राइस पर शेयर इंक्रीज होता है और अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। तो यही आपने इसके अंदर अटेम्प्ट करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फंक्शंस बताने हैं। आर द इंटर रिलेटेड, ऑब्वियस, मैंने आपको बताया था ना फर्स्ट फंक्शन कैसे सेकंड से रिलेटेड है, और एक प्रोसेस सा बन जाता है कि पहले हम देखते हैं कि हमें कितने फंड की ज़रूरत है, कहाँ से अरेंज होगा, पैसा अरेंज भी हो गया, अब उसे इन्वेस्ट कैसे करना है, इन्वेस्ट भी हो गया, पैसा भी हमने कमा लिया, अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा। तो एक सीक्वेंस बन जाती है। तो ये सारे के सारे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शंस पूछे गए हैं और ये तो मैं हो ही गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव और गोल ऑफ अ फर्म। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बारे में बताना है और पूछा हुआ है कि व्हाई इज़ इट कंसीडर्ड सुपीरियर टू अदर ऑब्जेक्टिव। तो अदर ऑब्जेक्टिव तो एक ही हमने पढ़ा है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे है वो आपने रीजंस बता देने हैं। उसके बाद पूछा गया, डिस्कस द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। स्कोप आ गया। हाउ डज द रोल ऑफ मॉडर्न फाइनेंस मैनेजर, यहाँ पर रोल बताना है आज के टाइम के फाइनेंस मैनेजर के, एक तरह से फंक्शंस बताते हैं और थोड़ा सा डिफरेंस बताना है कि ट्रेडिशनली फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो होता था वो आज से किस तरीके से डिफरेंट है। तो ये एक बार मैं आपको रिकमेंड ज़रूर करूँगी कि वीडियो है चैनल पर डाली हुई फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लेलिस्ट में, अप्रोचेस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो ज़रूर सुन लीजिएगा, उसके नोट्स बना लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिएगा। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी से है जो है आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन। उसके बाद यूनिट 2 को डिस्कस कर लेते हैं एक बार।
यूनिट 2 में पूछा गया है डिस्कस द फीचर्स ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो कैपिटल बजटिंग क्या होती है, उसके फीचर्स बताने हैं। इस टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज इम्पॉर्टेंट फॉर दिस डिसीजन। ऑब्वियसली टाइम वैल्यू ऑफ मनी इंपॉर्टेंट होती है और वो क्यों होती है उसका एक रीज़न भी आप बता देंगे। फिर उसके बाद पूछा गया है हाउ इज़ एनपीवी ऑफ ए प्रोजेक्ट कैलकुलेटेड, कैसे कैलकुलेट होती है। तो आप बताएंगे पहले एनपीवी क्या होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू के बारे में बताएंगे, फिर इसका फॉर्मूला बताएंगे, फिर एक इलस्ट्रेशन लेंगे, रफली इलस्ट्रेशन, बहुत सिंपल सी कोई इलस्ट्रेशन उठा लेना और उसे सॉल्व करके दिखा देना कि कैलकुलेट कैसे करते हैं। उसके बाद पूछा हुआ है कंपनी हैज़ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर दे रखा है हमें, मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू, कॉस्ट दे रखी है और आपको बोला गया होगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करें। तो ये हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया एक्सप्लेन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड इट्स सिग्निफिकेंस फॉर अ कंपनी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताना है, इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। हाउ आर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिटरमाइंड। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको पता ही है कौन सी कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है कि अगर हम एक्स्ट्रा यूनिट कैपिटल की इंट्रोड्यूस करें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो क्या कॉस्ट आएगी। उसके बाद व्हाट इज़ देयर इम्पॉर्टेंस इन फाइनेंसिंग डिसीजन। सिंपल सी चीज़ है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट की इम्पॉर्टेंस किस तरीके से है ये आपको बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आप बताएंगे वो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपको एक्स्ट्रा पैसा लेने के लिए आपको ये भी हो सकता है कि रिटेन अर्निंग यूज़ करें। तो रिटेन अर्निंग अगर हम यूज़ करते हैं तो कौन सी कॉस्ट पड़ जाती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और मार्जिनल कॉस्ट मतलब अगर बाहर से पैसा उठाते हैं एक तरह से इनडायरेक्टली ना, ये इन्होंने लीवरेज के बारे में पूछा हुआ है तो थोड़ा सा हम लीवरेज वाले पार्ट में से इसके अंदर डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा गया है और वो भी हमारा कैपिटल बजटिंग से ARR निकालने के लिए पूछा गया है। और उसके बाद मशीन को ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए वो पूछा किया है, कर लेंगे आप लोग, कोई टफ नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए थ्योरेटिकल, जिसके अंदर सिग्निफिकेंस पूछी गई है। 2 पार्ट्स में क्वेश्चन डिवाइडेड है। सिग्निफिकेंस किसकी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, तो वो एक्सप्लेन करना है। सेकेंड पार्ट में जो एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन हाउ वुड यू कैलकुलेट द पे बैक पीरियड। तो थोड़ा सा पे बैक पीरियड के बारे में बताकर एक एग्जाम्पल ले लेंगे आप, ठीक है। कोई भी इलस्ट्रेशन का सिंपल सी इलस्ट्रेशन ले लेना कि 1 लाख की कुछ आपने मशीन खरीदी, पहले साल में 10,000 दे रही है, दूसरे साल में 20,000 का कैश इनफ्लो आ रहा है उससे, तीसरे साल में 30,000। एक पे बैक पीरियड कैलकुलेट करके बता देना कैसे कैलकुलेट होता है, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी कैपिटल बजटिंग में से आया हुआ है। कैपिटल बजटिंग क्या है, उसके बाद एक्सप्लेन नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, वो बताना है विद एन एग्जाम्पल। और डिस्काउंट रेट हमें दे रखे हैं 10% पर, तो ये आप एक एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन ले लेना और वो करके दिखा देना। एक बार बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना क्योंकि हमने लास्ट सेमेस्टर के अंदर भी कैपिटल बजटिंग पढ़ा था और 2-3 बार रिवाइज भी किया था। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी अच्छे से कर लेना और थ्योरेटिकल तो करने ही करने हैं क्योंकि आपने देखा कि जितने भी थ्योरी के क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें इन्होंने बोल ही दिया कि बताओ भाई इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो जब तक आपको इलस्ट्रेशन नहीं करना है तब तक आप उस क्वेश्चन को पूरा अटेम्प्ट भी नहीं कर सकते। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर पूछा गया व्हाट इज़ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक्सप्लेन द रेशनल बिहाइंड द यूज़ ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इन्होंने पूछा है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है, जो होती है हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, कॉम्पोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं। क्यों यूज़ करते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट, बहुत जगह यूज़ हो रही है हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट। कहाँ, कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने में कि कौन से हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या रहेगी कंपनी की। उसके अलावा हमारा लीवरेज डिसाइड करने में, हर जगह हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज़ करती है। डिविडेंड पॉलिसी डिटरमाइन करने में भी हमारी KO यूज़ हो रही है। तो ये आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और वो आया हुआ है आपका कैपिटल बजटिंग से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहाँ इंपॉर्टेंस बताने हैं, सीधा सा रिपीट हो रहा है। फिर उसके कैपिटल रैशनिंग क्या होता है। कैपिटल रैशनिंग क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था, जब एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, और उसमें से और हमारे पास फंड भी ऐसा होता है कि हम 2 या 3 प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उस केस में हम रैंक्स देते हैं प्रोजेक्ट्स को कि फर्स्ट हम इस प्रोजेक्ट में पैसा लगा देंगे, सेकंड, तो वो करना डेट इज़ कॉल्ड कैपिटल रैशनिंग डिसीजन।
और व्हाट आर द रीजंस फॉर कैपिटल रैशनिंग, वही होता है कि हमारे पास अनलिमिटेड फंड होता है, मतलब इतना फंड होता है कि हम एक प्रोजेक्ट में ना लगाकर एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं। तो उस केस में जो हमारा बेस्ट मेथड होता है सेलेक्ट करने का, रैंक्स देने का, वो पीआई मेथड होता है। तो थोड़ा सा ये बता देना। बाकी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, मैं वापस से पूरा टॉपिक ही कैपिटल रैशनिंग का आपको कवर करा दूंगी वापस से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कैश फ्लो एसोसिएटेड कैश इनफ्लोज दे रखे हैं, ये आपका कैपिटल बजटिंग से है। और अगर कैपिटल बजटिंग से कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए तो मेरा अगर आप मानो तो उसे अटैम्प्ट करके आ जाओ, क्योंकि बहुत अच्छे से हमने इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने सीखे हैं और आप कर भी सकते हैं इजीली। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और पूरे 16 के 16 मार्क्स आपको मिलेंगे। उसके बाद यूनिट 3 पर आ जाओ, जिसके अंदर हमसे पूछा गया है इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर अ फर्म, डिटर्मिनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। दो चीज़ें बतानी है, कैपिटल स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेंट्स और उसके बाद उसकी इम्पॉर्टेंस। उसके बाद हमसे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ लिया गया है, और ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है हमसे, मेरे ख्याल से ये पूछा गया हमसे वो EBIT EBT से रिलेटेड, फिनेंशियल लीवरेज से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ABC इज कंसीडरिंग, ये भी हमसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, यूजिंग NOI थ्योरी शो डैट वैल्यू ऑफ अ फर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। NOI के अंदर क्या पढ़ा था वही बोल रहा है ये, कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन होते हैं वो तो ना तो फर्म की वैल्यू को इम्पेक्ट करते हैं, ना ही ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इम्पेक्ट करते हैं, बस उसी को एक्सप्लेन करना है। व्हाट आर द मेजर पॉइंट्स ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ दिस थ्योरी। मैंने बार बार मैं आपको यही कहूँगी, जो एग्जम्पशंस होते हैं दिमाग में बिठा लो, वही आगे जाकर उसकी लिमिटेशंस बन जाती हैं, वही क्रिटिसिजम्स बन जाती हैं, तो वही आपने अटैम्प्ट करना है। उसके बाद पूछा गया डिस्क्राइब द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर, ट्रेडिशनल थ्योरी बतानी है यहाँ पर आपने। फिर उसके बाद व्हाट इज़ एन EBIT EPS एनालिसिस। बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए ना हमने, कैपिटल स्ट्रक्चर में भी करे और हमने लीवरेज में भी करे, फाइनेंशियल, तो वही बताना है EBIT EPS एनालिसिस क्या होता है। इलस्ट्रेट योर आंसर, कोई भी एक आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेकर लीवरेज का इम्पैक्ट बता देना कि अगर हम कम डिवेंचर यूज़ करते हैं तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है और ज़्यादा डिवेंचर यूज़ करते हैं तो क्या इम्पैक्ट करता है। खुद से एक इलस्ट्रेशन बनानी है, बहुत ईजी है। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप यही अटैम्प्ट करके आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म लीवरेज, इसके टाइप्स बताने हैं। कौन सी रिस्क इंक्लूड होती है लीवरेज की, ऑब्वियस है ना कि लॉस होगा तो हमें फिर भी पे बैक करना पड़ेगा अगर हम फिक्स कॉस्ट यूज़ करते हैं, तो यही रिस्क होती है इसके साथ। फिर उसके बाद है क्रिटिकली एनालाइज द ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। यहाँ पर कैपिटल स्ट्रक्चर की ट्रेडिशनल अप्रोच बार बार आ रहा है ये। उसके बाद एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फिनेंशियल लीवरेज एंड शो द इम्पैक्ट ऑफ EPS। तो ये आपने इलस्ट्रेशन के थ्रू बताना है, फिनेंशियल लीवरेज बता के इलस्ट्रेशन के थ्रू इसका इम्पैक्ट बताएंगे। डिस्क्राइब द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ वेरियस मेजर्स ऑफ फिनेंशियल लीवरेज। बस फिनेंशियल लीवरेज पूरा, फाइनेंशियल लीवरेज का मीनिंग, इलस्ट्रेशन, फिर उसका इम्प्लीकेशन बताएंगे, फिर आप उसके एडवांटेजेस लिमिटेशंस बताएंगे। उसके बाद फिर से ट्रेडिशनल अप्रोच आ गया है कैपिटल स्ट्रक्चर की, इसकी तीनों स्टेजेस को बताने के बारे में बोला है। अब यूनिट 4 पर आ जाइए, जिसमें हमसे बोला गया डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं, कंपोनेंट्स बताने हैं वर्किंग कैपिटल के। फिर उसके बाद बोला गया है विच कंपोनेंट्स, मतलब यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स, कंफ्यूज मत हो जाना, मुझे पता है आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। वर्किंग कैपिटल का ऑब्जेक्टिव, वर्किंग कैपिटल क्यों रखते हैं, तो सिंपल सी चीज़ है, डे टू डे एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए। और उसके बाद कंपोनेंट डिटर्मिनेंट्स आ जाएंगे। फिर उसके बाद आएगा विच फैक्टर शुड बी कंसीडर्ड वाइल प्लानिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ ए फर्म। कैसे फैक्टर्स, वही है जो हमने पढ़ा था ना, नेचर ऑफ द बिजनेस, ये सारे आएंगे। और डिटर्मिनेंट्स के अंदर आप ये चीज़ भी बता सकते हो कि दो मेजर डिटर्मिनेंट्स होते हैं, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़। और वो जो फैक्टर्स जो ऑपरेटिंग साइकिल में पढ़े थे ना, कैश से कैश को कन्वर्ट करने की जो साइकिल होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया है राइट नोट ऑन बॉमुल मॉडल। बॉमुल मॉडल के बारे में बताना है। देन ऑप्टिमल क्रेडिट पॉलिसी। ऑप्टिमल क्रेडिट पॉलिसी हमने क्लास में भी कवर किया कि ऑप्टिमल क्रेडिट पॉलिसी क्या होती है। उसके बाद आ जाता है राइट अ डिटेल नोट ऑन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिविडेंड ऑफ अ फॉर्म। यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी।
फिर उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया हुआ है आपका EOQ में से। ये चीज़ भूल मत जाना कि इन्वेंट्री कंट्रोल भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है 4th यूनिट में। इसलिए कवर क्लास में हमने नहीं किया क्योंकि ये हम लास्ट सेमेस्टर में भी कवर कर चुके थे। फिर भी आपने पढ़ना है तो आप वीडियोस इसकी इन्वेंट्री कंट्रोल की देख सकते हैं। उसके बाद है एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन डिटरमाइन द डिविडेंड पॉलिसी। तो यहाँ फैक्टर्स बताने हैं डिविडेंड पॉलिसी को इम्पैक्ट करने वाले। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया है राइट डिटेल नोट ऑन द फॉलोइंग। ये आपका इन्वेंट्री कंट्रोल में से आया है। सेफ्टी स्टॉक एक्सप्लेन प्लेइंग द फ्लोट। ये आपका प्लेइंग द फ्लोट क्या है, ये उसमें से आया हुआ है आपका कैश मैनेजमेंट में, जिसमें हमने कहा था ना कि हम डिले कैसे कर सकते हैं कैश पेमेंट को, तो फ्लोट यूज़ करके, जिसके अंदर हमने बोला चेक का यूज़ करके, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज यूज़ करके या ड्राफ्ट यूज़ करके हम पेमेंट को थोड़ा डिले कर दें, वो उसका मतलब होता है प्लेइंग द फ्लोट। फिर उसके बाद क्रेडिट एनालिसिस। क्रेडिट एनालिसिस करने के लिए हमें क्या करना होता है, क्रेडिट वर्दीनेस चेक करनी होती है सामने वाले की। तो क्रेडिट एनालिसिस में यही होता है कि क्रेडिट वर्दीनेस चेक करेंगे और उसके अलावा क्रेडिट इन्फॉर्मेशन निकालेंगे पर्सन की जिसे हमने क्रेडिट देना है। उसके बाद आ जाइए डिविडेंड पॉलिसी में से डिटर्मिनेंट्स। तो रट लो डिटर्मिनेंट्स, तो देखो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं डिटर्मिनेंट्स। उसके बाद है व्हाई डज अ फर्म मेंटेन इन्वेंट्री। ये इन्वेंट्री कंट्रोल से क्वेश्चन आया हुआ है। व्हाट आर द कॉस्ट एसोसिएटेड विद इन्वेंट्री। तो दो तरह की कॉस्ट होती है, आपको पता ही है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। उसके बाद आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोल रही हूँ मैं, सॉरी, ऑर्डरिंग कॉस्ट। नेक्स्ट है व्हाट इज स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। आपने बताना है स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, जब कंपनी अपनी पॉलिसी में कुछ ऐसा डिटरमाइन करती है कि इतना डिविडेंड तो पे करेगी, ये मैंने कवर कराया हुआ है। वाई शुड अ फर्म फॉलो सच अ पॉलिसी। क्यों करनी चाहिए, तो उसके रीजंस बताएंगे। इंपॉर्टेंस करी थी ना हमने स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी की। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। और वैसे क्या इंपॉर्टेंस है मैं बता देती हूँ कि वर्किंग कैपिटल जितनी लंबी होगी, बड़ी होगी, मतलब टाइम पीरियड, टाइम ड्यूरेशन पता चलता है ना, कैश से कैश को कन्वर्ट करने में कितना टाइम लग रहा है, उतनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, और जितनी छोटी होगी उतनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। अब आप बोलोगे कि मैम इसे 16 नंबर में हम कैसे अटैम्प्ट करें, तो वही है कि पहले वर्किंग कैपिटल का मीनिंग बता दीजिएगा, फिर ऑपरेटिंग साइकिल को डिफाइन कर दीजिएगा, पूरा बनाकर दिखाओगे, फिर उसके बाद आप बताओगे कि ऑपरेटिंग साइकिल का रोल क्या है। तो उसके लिए आप क्या बताओगे, ये ज़रूर बताना है जो मैंने बोला कि ये इससे ऑपरेटिंग साइकिल से मेनली हमें ड्यूरेशन का पता चलता है कि हमारा कैश से कैश में कन्वर्ट होने में कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा। तो जितना ज़्यादा समय लगता है कैश को कैश में कन्वर्ट होने में, उतनी ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, और जितना कम समय लगता है उतनी कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। इससे हमारे वर्क देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कवर हो गए। आप सिर्फ यही क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करके जाते हैं जितने हमने इन 2 वीडियोस में कवर किए हैं, तो भी मैं लिख कर देती हूँ कि बच्चे बहुत अच्छी, मोर देन 75 मार्क्स के साथ आप इस सब्जेक्ट को ईजीली स्कोर कर लोगे। तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा। कोई डाउट है, प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। इसके साथ ये क्लास हम यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।